वेलकम टू दियास क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी का अध्याय 2 का ये पार्ट 2 आपको होगा। अध्याय 2 संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम यहाँ पे संविधान का प्रभाव में आना टॉपिक को शुरू करते हैं पढ़ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो अंतिम प्रारूप संविधान का अंतिम प्रारूप किसने पेश किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को पेश किया। तो आपको यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार संविधान सभा में किसने आपको 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही संविधान सभा में अंतिम प्रारूप आपको 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। इस बार संविधान पहली बार पढ़ाया गया, मतलब 4 नवंबर 1948 को संविधान पहली बार पढ़ाया गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। मतलब ये कहा कि संविधान पहली बार कब पढ़ाया गया था? तो संविधान पहली बार कब पढ़ाया गया? संविधान पहली बार आपको 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पढ़ा गया था। और ये जो आपको संविधान का अंतिम प्रारूप था, उस पर आपको लगातार 5 दिन तक का चर्चा हुई। लगातार इस पर आपको 5 दिन तक आम चर्चा हुई। इसके संविधान सभा में संविधान सभा में आपको ये जो आपको संविधान का अंतिम प्रारूप था, उस पर आपको 5 दिनों तक आम चर्चा हुई। अब देखिए, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। तो संविधान पर दूसरी बार विचार होना कब शुरू हुआ? तो 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। संविधान पर खंडवार विचार किया गया। इसमें संविधान पर खंडवार विचार करने का मतलब ये होगा कि संविधान के प्रत्येक खंड का अलग अलग से विचार विमर्श, उस पर सलाह मशवरा जो भी होता है, डिस्कशन, बहस, तर्क, ये सभी आपको किया गया। अलग अलग तरीके उसके अलग अलग भागों पर अलग अलग समय में उसको किया गया, मतलब काफ़ी गहन तरीके से किया गया। यह कार्य आपको यहाँ पर कहता है फिर यह कार्य 17 नवंबर यहाँ पर आपको है। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। यह कार्य आपको 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। इस अवधि में कम से कम आपको 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। इस अवधि में कम से कम आपको 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। तो संविधान पर तीसरी बार आपको विचार होना कब शुरू हुआ? तो आपको 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही आपको द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। तो ये क्वेश्चन का बनने संभावना, किसने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। देखिए, संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों का हस्ताक्षर लिए गए। तो यहाँ देखिए, संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों का हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
अब देखिए, सभा में कुल कितने 299 सदस्यों में से उस दिन मात्र 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26/9/1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत के लोगों ने सभा में संविधान सभा में संविधान को अपनाया एवं संविधान को लागू किया एवं स्वयं को संविधान को सौंपा मतलब लोगों ने स्वयं को संविधान सौंपा। ये आपको किस तिथि को हुआ था? तो ये आपको 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये सभी घटनाएं मतलब क्या, भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, संविधान सभा में मतलब संविधान को लागू किया, मतलब पूरे भारत में संविधान को लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। ये सारी घटनाएं आपको 26 नवंबर 1949 को होती है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्ताव, अब एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने जो बोला था कि पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 था, इसमें करेक्ट करना होगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या था? प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। तो प्रस्तावना ही एक ऐसा बचा जो पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा था। नए विधि मंत्री जो हमारे हैं माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत एवं प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत का संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी तर्कसंगत एवं प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये जो आपको एक तो भाई बात, ये महान लेखक थे, मतलब ये कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान लेखक थे, संविधान विशेषज्ञ थे, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता थे और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अब आगे आपके यहाँ पर है कि संविधान का प्रवर्तन। यहाँ पर देखिए संविधान का प्रवर्तन क्या है कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, 26 नवंबर 1949 को देखिए नागरिकता एवं तदर्थ संसद एवं अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7। अब यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, जो अभी जो बोले वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 324, 324, 366 मतलब 366, 367, 379, 379, 380, 388, 391, 391 और 392, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। वो ऑटोमेटिक 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान के जो बाकी बचे प्रावधान तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू। ये कि ध्यान देने बात थी, सबसे पहली बार 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ तो वो संविधान पूरा नहीं था। वो संविधान आपको जो हम कहते मान लीजिए कि संविधान को जो अंश जो आधा अधूरा भाग होता वो आपको लागू हुआ था। शेष संविधान जो बचा हुआ संविधान जो लागू नहीं हुआ था 26 नवंबर 1949 को, वो आपको जो बाकी बचा हुआ जो भाग थे जो लागू नहीं हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो वो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब अगर पहली बार आपको संविधान लागू कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। पूरा संविधान लागू कब हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। मतलब आप ये कहिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत
के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन से भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यहाँ पे देखिए इस दिन को मतलब आपको ये कहिए कि आपको 26 जनवरी 1950 इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 मतलब 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन मतलब दिसंबर 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पारित हुए संकल्प के आधार पर ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे आपके यहाँ पर अगला टॉपिक है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति को देखिए। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति देखिए जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने एक विशेषज्ञ समिति गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे। यहाँ जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव जब आपको संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी जिसे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे। पहला सदस्य आपको हो गया जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सदस्य थे आपको एम आसफ अली। तीसरे सदस्य आपको के मुंशी। चौथे थे आपको एन गोपाल स्वामी अयंगर और केटी सेठ। पांचवें थे डी.आर. गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के संथानम थे। आपको पहला जवाहरलाल नेहरू था, दूसरा एम आसफ अली। पहला जो था वो आपको जवाहरलाल नेहरू था, दूसरा एम आसफ अली था, तीसरा के मुंशी था, चौथा एन गोपाल स्वामी अयंगर था, पांचवा के.टी. सेठ था, छठा डी.आर. गाडगिल था, सातवां हुमायूं कबीर था, आठवां के संथानम था। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित एवं शामिल कर लिया गया। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित एवं या शामिल कर लिया गया। तो बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर देखिए सहयोजित या शामिल एक ही बात है। तो सहयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक आपको 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक 15 से 17 अगस्त को बम्बई में हुई थी। तो विशेषज्ञ समिति की 2 बैठकें आपको हुई थी जिसमें पहली बैठक आपको 20 से 22 जुलाई 1946 के बीच 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक आपको 15 से 17 अगस्त के बीच आपको बम्बई में हुआ था। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्न तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई।
संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा है। ने लिखा है, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी। जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया है। यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक समान सुझाव निर्मित किए। तो समितियों के सदस्य ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर, समितियों के सदस्य वो किस स्कीम पर काम किया, किस आधार पर काम किया, तो वो आपको कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक समान सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूप किया। उद्देश्य संकल्प, जिसको बोलते ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आपको है संविधान सभा की आलोचना। देखिए, ये आधार आपको है, ये आधार आपके यहाँ पर, पहला आधार आपके यहाँ पर है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आपको पहला आधार है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। आलोचकों ने आपको दलीलें दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा व्यक्त मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा यहाँ देखिए संप्रभुता का अभाव। दूसरा यहाँ पर दलील आपको है संप्रभुता का अभाव। देखिए, आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा नियाजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसे नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे मतलब कि वो महोदय अहमद ने कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व आलोचना है। संविधान सभा एक दलीय देश सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस को भारत है। तो सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। अब यहाँ पर पांचवी आपको दलील है। देखिए, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण था। अब छठा यहाँ पर दलील था हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। लॉर्ड विस्काउंट ने ही आपको इसे हिंदुओं का निकाय कहा। संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये जो कथन ये किसने कहा था, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। उसके बाद यहाँ देखिए, ये संविधान सभा हिंदुओं का निकाय, ये कथन किसने कहा था, आपको लॉर्ड विस्काउंट ने ही कहा था। अब यहाँ पर देखिए आवश्यक जो कुछ तथ्य हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आवश्यक तथ्य देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो आपको संविधान सभा में आपको प्रतीक रूप में क्या अपनाया गया था, हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
अब यहाँ देखिए HVR अयंगर, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो HVR अयंगर को क्या, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, HVR अयंगर को। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार मतलब चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य तथ्य है कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक मतलब कॉलीग्राफर थे। एक मूल संविधान एक प्रभावमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख मतलब कॉलीग्राफर थे, मतलब जो हाथ से लिखते हैं। मूल संविधान एक प्रभावमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण, यहाँ देखिए मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन कलाकारों ने किया। मूल संस्करण का जो सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुअल राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुअल राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुअल राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। तो मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था एवं बिहुअल राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। 8वां पॉइंट यहाँ देखिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन आपको देखिए वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया था। अब देखिए संविधान का हिंदी पाठ कुछ देख लीजिए। संविधान का हिंदी पाठ अगला टॉपिक है। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 12वां में एक नया अनुच्छेद 394 को 394 को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में आपको निम्न प्रावधान थे, जिसमें आपको है, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार आपको, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार आपको होगा। पहला देखिए, संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो हिंदी में है जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर है कि कुछ यहाँ पर आपको है कि इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। अब आगे यहाँ पर संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा था इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब यहाँ देखिए, भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन किया गया। तो भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन ब्रिटिश प्रांतीय प्रांत, देखिए ब्रिटिश भारतीय प्रांत आपको जो 11 थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो उसमें कुल 11 थे, उसको 292 सीटें मिली थी। और देशी रियासतें मतलब जो भारतीय राज्य में शामिल थे उसको 93 सीटें मिली थी। और मुख्य आयुक्त के प्रांत जो 4 थे उसको 4 सीटें मिली थी। और कुल इस प्रकार होता है 389 सीटें आपको होता है। अब यहाँ देखिए संविधान सभा के लिए आगे आपके यहाँ पर है
है क्या कि संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 में देखे। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 का आपके यहाँ पर है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, यूनिस्ट पार्टी और आपको यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट और आपको अगला कृषक प्रजा पार्टी और आपको शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और सिख मतलब नॉन कांग्रेस जो सिख थे वो आपको वो भी, और कम्युनिस्ट पार्टी और ये सभी आपको मिलकर मात्र एक सीटें जीती। ये सभी आपको एक एक सीटें जीती। ये सभी कितनी एक एक सीटें जीती। एक एक सीटें जीतने वाली पार्टी का नाम इस प्रकार आपको यूनिस्ट पार्टी हो गया एक सीट जीतने वाली, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी हो गई एक सीट जीतने वाली, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट आपको एक पार्टी आपको एक सीट जीतने वाली, कृषक प्रजा पार्टी एक सीट जीती, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सीट जीती, सिख नॉन कांग्रेस जो थे वो भी एक सीट जीती, एक कम्युनिस्ट पार्टी भी एक सीट जीती। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जो थे, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र थे वो आपको 8 सीट जीती। कुल आपको होगा 296 इस प्रकार। अब संविधान सभा 1940 देखिए, संविधान सभा 1940 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व देखते हैं यहाँ पर। तो संविधान सभा 1940 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व यहाँ पर देखिए हिंदू को 163 शक्ति, मुस्लिम 80 था, अनुसूचित को 31 था, 31 था, भारतीय ईसाई को 6 था, पिछड़ी जनजातियों को 6 था, सिख को 4 था, एंग्लो इंडियन को 3 था, पारसी जिसे बोलते उसको भी 3 था। कुल इस प्रकार 296 आपको हुआ। यहाँ आपको कुछ भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता आपको यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ आप देखिए कि प्रांत भारतीय जो आपको भारतीय प्रांत उसमें आपको 229, उसमें देखिए मद्रास को 49, बॉम्बे को 21 सदस्यों की, मद्रास में आपको सदस्यों की संख्या 49, बॉम्बे में 21, पश्चिम बंगाल में 19, संयुक्त प्रांत में 55, पूर्वी पंजाब में 12 और बिहार में 36 थी, मध्य प्रांत एवं बिहार में 17 था, असम में आपको 8 था, उड़ीसा में 9 था, दिल्ली में 1 था, अजमेर एवं मारवाड़ में आपको 1 था, कुर्ग में भी 1 था। भारतीय राज्यों की रियासतें आपको उसको 17 मिली, 17 थी कुल मिला के। अब यहाँ पर देखिए किसको कितना मिला, इसमें देखिए आपको अलवर को 1 मिला, बड़ौदा को 3 मिला, भोपाल को 1 मिला, बीकानेर को 1 मिला, कोचीन को भी इसी तरह से 1 मिला, उसके बाद आपको ग्वालियर को आपको 4 मिला, इंदौर को 1 मिला, जयपुर को 3 मिला, जोधपुर को 2 मिला, कोल्हापुर को 1 मिला, कोटा को 1 मिला, मयूरभंज को 1 मिला, मयूरभंज को आपको 1 मिला, उसके बाद मैसूर को आपको 7 मिला, पटियाला को 2 मिला, रेवा को 2 मिला, त्रावणकोर को 6 मिला, उदयपुर को 2 मिला, सिक्किम सिक्किम बराड़पुर के समूह को 1 मिला, त्रिपुरा मणिपुर एवं खासी राज्य समूह को 1 मिला, उत्तर प्रदेश राज्य समूह को 3 मिला, पूर्वी राज्य समूह को 3 मिला, मध्य एवं राज्य समूह ये बुंदेलखंड और मारवाड़ क्षेत्र को 3 मिला, पश्चिम भारत राज्य समूह को 4 मिला। आगे आपके यहाँ पर देखिए गुजरात एवं राज्य समूह आपको अगला यहाँ पर आपको गुजरात राज्य समूह को 2 मिला, दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह को भी 2 मिला, पंजाब राज्य समूह को 4, पंजाब राज्य समूह को 3 मिला, पूर्वी राज्य समूह प्रथम को आपको 4 मिला, उसका पूर्वी राज्य समूह द्वितीय को आपको 3 मिला, शेष राज्य समूह को आपको 4 मिला। इस पर कुल 299 आपको हो गया। अब देखिए संविधान सभा के सत्र एक नज़र में, संविधान सभा के सत्र देखिए आपको एक नज़र में कब कब हुआ सत्र। तो पहला संविधान सभा का पहला सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो आपको 9 से 23 दिसंबर के बीच में आपको हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र आपको 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ। दूसरा सत्र आपको 20 से 25 जनवरी 1927 के बीच हुआ। दूसरा सत्र आपको 20 से 25 जनवरी 1927 के बीच हुआ। तीसरा सत्र आपको 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1927 तक आपको हुआ। चौथा सत्र आपको 14 से 31 जुलाई 1927 तक हुआ। 14 से लेकर 31 जुलाई तक 1927 तक आपको 1927 में ईस्वी में आपको आता। और पाँचवा सत्र आपको 14 से लेकर 30 अगस्त तक 1927 ईस्वी में आपको आता। छठा सत्र आपको 27 जनवरी 1948 को आता। सातवां सत्र आपको 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक हुआ। उसके बाद देखिए आठवां सत्र आपको 16 मई से लेकर 16 जनवरी 1949 तक हुआ था। नौवां सत्र आपको 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक हुआ था। 10वां सत्र आपको 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। 11वां सत्र आपको 14 से लेकर 26 नवंबर तक आपको आता 1949 ईस्वी में।
अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अब देखिए संविधान सभा में 24 जनवरी 1949 को पुनः बैठकें हुई, मतलब पुनः बैठी सभा जो था वो 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अन्य संविधान देखिए, अब यहाँ पे देखिए अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय। अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल अनुच्छेद आपको 7 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद 7 है, जिसको आपको कार्य अवधि कितना था, 25 मई 1787 से लेकर 19 सितंबर 1787 तक। 25 मई 1987 से लेकर 19 सितंबर 1787 तक। कनाडा में कुल अनुच्छेद कितना है, तो आपको कनाडा में कुल अनुच्छेद आपको 147 है, 147 है। इसकी कार्य अवधि था आपको 19 अक्टूबर 1864 से लेकर मार्च 1867 ईस्वी तक रहा। ऑस्ट्रिया के संविधान में कुल अनुच्छेद 128 है, जबकि इसकी कार्य अवधि कुल मार्च 1891 से लेकर 9 जुलाई 1900 ईस्वी तक आपको रहा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुल अनुच्छेद आपको 153 है और इसकी कार्य अवधि अक्टूबर 1908 से लेकर सितंबर 1909 ईस्वी तक रहा। अब अगला यहाँ पर आपको तालिका है कि संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी वार्ता तथा निरसन से संबंधित अनुच्छेद देखिए। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी वार्ता निरसन संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 393 का जो अनुच्छेद वो संक्षिप्त शीर्षक आपको है। 393 अनुच्छेद 393 का विषय वस्तु आपको है संक्षिप्त शीर्षक, और अनुच्छेद 394 का आपको संक्षिप्त विषय आपको है संक्षिप्त विषय वस्तु आपको है प्रारंभ। तो अनुच्छेद 394 विषय वस्तु आपको है प्रारंभ। अनुच्छेद 394 अनुच्छेद 394 का आपको जो यहाँ पर विषय वस्तु है वो आपको हिंदी में प्रामाणिक पाठ, और अनुच्छेद 395 का आपको यहाँ पर क्या अनुच्छेद 395 का विषय वस्तु आपको है निरसन, मतलब रिपील्स। निरसन मतलब आपको रिपील REPEALS रिपील्स मतलब निरसन आपको हो गया। अब यहाँ से आपको अगला जो अध्याय होता है वो आपको शुरू होता है संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर शुरू होती है, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको है संविधान की दूसरा आपको अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय नंबर आपको 3 आपको संविधान की प्रमुख विशेषताएं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ हम शुरू करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों सुधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें, 101वें और 101वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे है। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन कहा जाता है, तो आपको 42 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपको एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उन्हीं को 1976 में आपको ये हुआ। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध आपको होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अब एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है, केशवानंद भारती मामले 1973 क्या रखेगा। केशवानंद भारती मामले 1973 का आप याद रखिए। केशवानंद भारती मामले जो आपको हैं 1913 उसको अभी काफ़ी महत्वपूर्ण। केशवानंद भारती मामला 1973 है आपको। केशवानंद भारती मामला 1973 आपको है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। अनुच्छेद आपको यहाँ पर ये केशवानंद
भारती मामले में 1973 में संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो संविधान के मूल ढांचे संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता। ये बात आपको केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत कहा गया था। अब यहाँ पे देखिए संविधान की विशेषताओं को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आगे आपके यहाँ पर संविधान की कुछ विशेषताएं देखिए। हम देखिए संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित। तो पहली विशेष सबसे लंबा लिखित संविधान आपको ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखित जैसे कि अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे कि ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान जो आपको है वो अलिखित मतलब बिना लिखा हुआ है, और आपको अमेरिका का संविधान, भारत का जो संविधान है वो दोनों आपको लिखा हुआ संविधान है, लिखित आपको है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। यह जो भारत का जो संविधान है बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है। 395 अनुच्छेद जो आपको है वो 22 भागों में आपको विभक्त है। तो यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना संविधान में एक प्रस्तावना था। 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभक्त थी और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2019 तक कहा गया, 2019 तक ये अपडेटेड है। 2019 तक में देखिए इसमें एक प्रस्तावना मतलब संविधान में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त हो गया और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों 4 क 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। ये डाटा एक बार महत्वपूर्ण, एक बार फिर से देखिए। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थी जो कि 22 भागों में बांटा हुआ था और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान मतलब 2019 में आपको इसका 2019 तक अपडेटेड किया गया है। देखिए 2019 तक में इस संविधान में, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 470 अनुच्छेद थे, 470 अनुच्छेद 25 भागों में बांटा हुआ था और 12 अनुसूचियां थी। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग को हटा दिया। तो सन 1951 से लेकर 2019 तक अगर अपडेट किया जाए, इसमें देखा जाए तो इसने कम से कम आपको 20 अनुच्छेद एवं एक भाग जो भाग 7 उसको हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद और 4 भागों 4 क 9 ख और 14 क को 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। 1973 में जो एक आपको हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक फैसले जो आपको हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य 1973 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ही के मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। अब यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण आपका पहला भौगोलिक कारण भौगोलिक कारण मतलब पहला कारण आपको भौगोलिक कारण भारत का विस्तार और विविधता। तो भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न कारण आपको निम्न 4 कारण पहला भौगोलिक कारण, दूसरा भारत का विस्तार और विविधता, व ऐतिहासिक शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के एकल संविधान। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के आपको एकल संविधान। अब देखिए यहाँ पर 2019 तक आपके यहाँ पर देखिए दिया गया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर ये 2022 चल रही है जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2022 तक जम्मू कश्मीर को पहले तो नाम 370 अनुच्छेद 370 हटा के उसको एक तरह से पहले वो राज था, लेकिन अब उसको केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल तब्दील कर दिया गया 2022 में भी केंद्र शासित पर जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है 2022 तक। आगे जो हो 2019 तक देखिए अब आपको जो आपको है ये आपको 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था। 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 तक मतलब स्वतंत्रता से लेकर 1949 से लेकर सीधा बोले तो आपको जब भारत आपको आज़ाद हुआ तो वहीं से लेकर आपको सीधा अभी तक अभी मतलब 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर को अपना संविधान था। मतलब वो जो राज्य जम्मू कश्मीर उसको बहुत भी उसमें विशिष्ट बातें थी, उसका अपना अनुच्छेद उसकी अपनी संविधान था और उसका अपना झंडा था और झंडा था 2019 तक है। लेकिन जब से मोदी सरकार आए तब से इसको हटा दिए। 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था और इसलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस आदेश ने पूर्व के संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 1974 को अधिक्रमित कर दिया। 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य तक विस्तारित कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 एक पार्ट के रूप में भारत के संविधान में मौजूद है। हालांकि अनुच्छेद 370 एक पार्ट के रूप में भारत के संविधान में मौजूद है। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है। पहला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा लद्दाख आपको हो गया। अब इसको देखिए फिर से पढ़िए। 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 19 में राष्ट्रपति के एक आदेश संविधान जो कि जम्मू एवं कश्मीर पर लागू था आदेश संविधान आदेश 2019 द्वारा विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। इस आदेश ने पूर्व के संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू जो था आदेश 1954 को अधिक्रमित कर दिया। 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य तक विस्तारित कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 एक पार्ट के रूप में भारत के संविधान में मौजूद है। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के रूप में जम्मू एवं कश्मीर जो है वो आपको एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया एवं लद्दाख जो आपको वो आपको दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पे ही आपको है। अब आपको देखिए आगे यहाँ पर आपको इसका पॉइंट है, आगे इसका यहाँ पर पॉइंट है क्या, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अब यहाँ देखिए संविधान सभा में कानून का प्रभुत्व। आप देखिए कुल मिलाकर आपको देखिए 4 पॉइंट था। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्नलिखित 4 कारण थे, जिसमें पहला कारण आपको यहाँ पर भौगोलिक कारण भारत के विस्तार और विविधता। दूसरा कारण आपको जिसे वो कहते हो आपको इतिहास इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। और तीसरा कारण था मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के एकल संविधान। और आपको चौथा कारण यहाँ पर 2 आपको हो गया संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है।
एक बार फिर से देखिए यहाँ पर संविधान में ना सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक खास है कि विभिन्न स्रोतों से विहित अगला टॉपिक आप यहाँ पर है, विभिन्न स्रोतों से विहित भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए। अब यहाँ पे देखिए एक खास बात ध्यान रखिए, क्या 1935 के उपबंधों से भारत के संविधान में कम से कम देखिए 1935 के अधिनियम में से करीब 250 उपबंध को संविधान में शामिल किया गया। 1935 के अधिनियम में से करीब 250 उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मतलब भारतीय संविधान में आपको 1935 जो एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम जो आपको आया था 1935 में, जो आपको एक शासन आया था, एक अधिनियम आपको आया था, उस अधिनियम में से करीब 250 उपबंधों को संविधान। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 1935 को उपबंध आपके यहाँ पे देखिए, एक मिनट, आपको भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये बातें आपको, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद का, ये कथन किस महाशय का है, किस महापुरुष का है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान विश्व के है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है वह अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। मतलब संविधान का जो दार्शनिक भाग है, संविधान का दार्शनिक भाग कौन-कौन से? संविधान का दार्शनिक भाग आपको मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। तो संविधान का जो दार्शनिक भाग है, मतलब मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। मतलब मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और राजनीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और राजनीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग मतलब कि विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के जो राजनीतिक भाग है राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा जो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजनीतिक भाग के अंतर्गत कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का संबंध आपको होता है, उनका इनमें से अधिकांश का जो हिस्सा है वो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, USSR मतलब कि अब रूस हो गया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो संविधान के अन्य प्रावधान आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस पहले आपको USSR था, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से लिए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत का अधिनियम 1935 रहा है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत का अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था देखिए, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या इससे फिर मिलते जुलते आपको हैं। अब आपके यहाँ पे देखिए, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय देखिए, मतलब आपको, मतलब इसका कहते हैं मजबूत और लचीला जिसे बोलते हैं। तो नम्यता ठोस और लचीला जिसे बोलते हैं, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय यहाँ पे देखिए। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम, देखिए कठोर या अनम मतलब आपको होता है कठोर जो नम नहीं हो, जो नरम नहीं हो। तो कठोर या अनम्य संविधान उससे माना जाता है जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता। कठोर या अनम संविधान उससे माना जाता है जिसमें संशोधन
संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के अमेरिकी संविधान में देखिए आपको संशोधन करने में विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे 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 किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान आपको ले लीजिए। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला-जुला रूप है। मतलब भारत का संविधान ना तो नम्य है और भारत का संविधान ना तो नम्य है ना ही अनम्य है। ये दोनों का मिला-जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में आपको दो तरह के संशोधनों का अनुच्छेद 368 में आपको देखिए दो तरह के संशोधनों का आपको क्या है प्रावधान है। पहला यहाँ पे देखिए कुछ उपबंधों को संसद विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतः देखिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। यहाँ देखिए तो इसमें देखिए कुछ उपबंध को ऐसे हैं, कुछ उपबंध को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ उपबंध को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतः यहाँ देखिए आपको दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। यहाँ देखिए कुछ उपबंधों को संसद विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। यहाँ देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर है कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आदेश अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आदेश अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। अब इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन जो आपको होते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब याद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार के आपको उपबंध नहीं आते हैं। तो ऐसा उपबंध जो कि आपको संविधान के कुछ प्रावधान अथवा आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान बहुमत से के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, वो आपको बंद जो है वो आपको संविधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अगला यहाँ पर है क्या कि एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अगर आप एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था आपके यहाँ पर है भारत का। यहाँ देखिए इस टॉपिक हम पढ़ रहे थे एकात्मकता, टॉपिक नंबर 4 एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें भारत का जो संविधान है वह संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे 2 सरकार इसमें है, शक्तियों का विभाजन भी है, लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता व्यवस्था है। तो भारत का जो संविधान वह संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता आदि है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र होगा, एक संविधान होगा, एकल नागरिकता हो गया, संविधान का लचीलापन हो गया, एकीकृत न्यायपालिका होगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गया, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी आपको संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी और अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला
भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसा कि आपको एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ मतलब कि अर्थ संघ आपको केसी वेरे ने दिया था, बारगेनिंग फेडरलिज्म, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आई। अब यहाँ पर देखिए अगला, था संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो को सरकार के स्थापना करता है। भारत में नाम कार्यपालकों की उपस्थिति, वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की आपको सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। अब अगला यहाँ विशेषता, छठा विशेषता, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा, लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन, मतलब ये सभी आपको निचले सदन का विघटन मतलब लोकसभा या अथवा विधानसभा का विघटन। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति, भारत का प्रधान नहीं होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। जैसा कि राजनीति की जानकारी से प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। राजनीति के जो आपको जानकार होती है वो ऐसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी देते हैं। अगली यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण विशेषता, अगला टॉपिक यहाँ पर आपको है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, जिस प्रकार आपको भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत का प्रावधान है। इस लाइन को फिर से हम देखते हैं। आपको अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे संसद की, आपके यहाँ पर जो पढ़ रहे थे संसद की संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय को एक बार फिर से देखते हैं। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है।
अब यहाँ देखिए, तो यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो आपको है, वो आपको न्यायिक समीक्षा शक्ति जो आपको है, न्यायिक समीक्षा शक्ति जो आपको अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ देखिए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के अदालत एवं अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। अमेरिका में क्या होता है कि संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय जो आपको संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। इसमें वो आपको इस पॉइंट को फिर से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आपको संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के निर्धारित सेवा शर्त, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। अब यहाँ अगला आपको है मौलिक अधिकार। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ देखिए मौलिक अधिकार को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में आपको 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। तथापि संपत्तिक अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संविधान के जो आपको यहाँ अनुच्छेद 31 को, जो पहले अनुच्छेद 31 से आपको जो मूल अधिकार था, मतलब संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, उसको अब वर्तमान में आपको अनुच्छेद 300 को और भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको वेस्टमिंस्टर सभा है। तो वेस्टमिंस्टर लंदन में एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद है। अक्सर इसका ब्रिटिश संसद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। तो वेस्टमिंस्टर लंदन में एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद अक्सर इसका ब्रिटिश संसद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं।
आगे आपके यहाँ पर देखिए आपको है क्या कि सबसे पहला अधिकार आपके यहाँ पर जो है संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार इस प्रकार आपको है। पहला देखिए समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर जो अनुच्छेद 18 तक आपको है। फिर आपको स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे में आपको है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको है। और तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक आपको है। चौथा आपको यहाँ पर आपको है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपको है। और पाँचवां आपको यहाँ पर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक आपको है। छठा आपको यहाँ पर समय वस्तुतः राजनीति लाते हैं, उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रीट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमा दायरे में आते हैं लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। तो मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं और मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय भी नहीं है, अपरिवर्तनीय भी नहीं है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जाता है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों को संसद जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो अधिकार आपको जो मौलिक अधिकार आते हैं इन दोनों को छोड़कर बाकी जो अधिकार उनको आपातकाल के दौरान समाप्त भी किया जा सकता है, उसको स्थगित भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में भी जा सकता है, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। अब देखिए राज्य की नीति, अगला टॉपिक यहाँ आपको है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादिता, उदार बौद्धिक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादिता, उदार बौद्धिक। अब आप ये देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। नीति निर्देशक तत्वों का आपको सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और ये देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अब हम देखिए मिनर्वा मिल्स मामले 1980। हम देखिए मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में रखी गई है। तो आपको मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में रखी गई। ये लाइन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपको काम कर सकते हैं। आपको देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले ऐसा कहा गया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अब यहाँ देखिए एक और पॉइंट आपके यहाँ पर हुआ है।
अगला आपको यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य को भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य आपका है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। मूल संविधान में जो था मतलब पहले जो आपको था जो पहले आपको लागू हुआ था 1950 से पहले जो लागू हुआ था उसमें आपको मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर मतलब मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफ़ारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-1977 के दौरान शामिल किया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 को है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें। सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश एवं अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को यहाँ पर समझते हैं क्या है। देखिए एक अगली विशेषता आपके यहाँ अगला टॉपिक आपके यहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ देखिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। भारत का संविधान को धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अब सातवां देखिए हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत राज्य सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा देखिए धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इससे भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित
प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण जो है वो आपको अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, इसके अलावा संविधान में विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। 1909, 1919 और 1935 अधिनियम ने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों ने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी।